आधी आबादी से जीत का पूरा प्लान। जी हां, कम से कम पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत से यही संदेश निकलता हुआ प्रतीत होता है। यूपी में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं, जो पंचायत के वहां पर चुनाव हुए थे जिला अध्यक्ष के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतने वाले प्रत्याशियों में ज्यादातर महिलाओं की हिस्सेदारी है। तो क्या यही विधानसभा चुनाव की तैयारी है? जीत का जश्न है। बीजेपी में कहीं ढोल बजे कहीं नगाड़े, पटाखे चले, रंग गुलाल भी खूब उड़े, क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और सबसे ज्यादा यहाँ महिलाओं के चेहरे खिले। हर चेहरे पर मुस्कान है, मानो यही जीत की जान है। और इन चुनाव में सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये कि न सिर्फ यूपी में बीजेपी ने 75 में से 67 जिले जीते, बल्कि बीजेपी की तरफ से जीत हासिल करने वाली पंचायत अध्यक्षों में 67 में से 42 महिलाएं हैं। यूपी में बीजेपी के पास 35 महिला विधायक हैं, तो 8 महिला सांसद भी हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी हर चुनाव से ज्यादा है। तो सवाल ये कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का ये बीजेपी का पूरा प्लान है? संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार ताकत लगाकर सीट जीत दर्ज किया है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में जो जीत हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से पहले पूरी बीजेपी में गजब का उत्साह है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक हर किसी ने जीत की बधाई दी और खुद प्रधानमंत्री ने जीत का सेहरा सीएम योगी के सिर बांधा। लेकिन इन बधाइयों के बीच सबसे ज्यादा महिलाओं की जीत बता रही है कि 2022 में सत्ता की वापसी का प्लान महिलाओं के रास्ते ही है। और जीती हुई महिलाएं अध्यक्ष कहती तो यही है कि वो विकास करेंगी। विकास का कार्य करने के लिए आई है, विकास की जरूरी है। विकास के पहले भी था, 5 साल पहले भी। मुद्दा हमेशा हमारी परिवार की परंपरा चली है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के समय से विकास करना ही हमारी परंपरा है और हम वही जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं और सड़कों की समस्याएं हैं, उनको मैं सुधारने का भरपूर प्रयास करूँगी। जिले के विकास के लिए प्राथमिकता ये रहेगी कि जो मुझे कार्य सौंपे जाएंगे उन्हें पूरा करूंगी और नारी शक्ति को आगे बढ़ाऊंगी, पूर्ण निष्ठा से दायित्व को निभाऊंगी। जो भी विकास के कार्य होंगे कोई प्राथमिकता नहीं है, लेकिन जितने भी विकास के काम होंगे, विकास के कार्य सभी प्राथमिकता पर देखे जाएंगे। बीजेपी से जीती हुई महिला अध्यक्षों की जुबां पर विकास को बुलंदी पर ले जाने की बात है और नजर आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं के साथ पर है, क्योंकि यहाँ भी आधी आबादी पूरी सत्ता दिलाने का मादा रखती है। यूपी में कुल 14 करोड़ 61 लाख वोटर हैं। पुरुष वोटरों की संख्या 7 करोड़ 90 लाख है, तो महिला वोटर 6 करोड़ 70 लाख। और जाति धर्म के बंधनों से मुक्त कर अगर महिलाओं को अपने पाले में ला लिया जाए तो सत्ता में वापसी का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन बीजेपी की इस जीत पर विपक्षी समाजवादी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। और वजह यह कि यूपी में सपा समर्थित 812 जिला पंचायत सदस्य जीते, लेकिन सिर्फ 5 जिलों में ही वो अपना अध्यक्ष बना पाई, जबकि बीजेपी समर्थित 603 जिला पंचायत सदस्य ही जीत पाए थे और 67 जिलों में बीजेपी अपना अध्यक्ष बना ले गई। और वजह यह कि जिला अध्यक्ष का चुनाव जनता से नहीं बल्कि जिला पंचायत सदस्य करते हैं। एक तरह से यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसीलिए पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बाहुबल और धनबल का चुनाव माना जाता है, क्योंकि इतिहास रहा है कि यूपी में जिस पार्टी की भी सत्ता होती है, ज्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष उसी पार्टी के होते हैं। 2011 में जब बीएसपी की सरकार थी तो बीएसपी ने एक तरफा जीता। 2016 में एसपी ने एक तरफा जीत हासिल की और 2021 में बीजेपी भी एक तरफा जीत गई। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह आखिरी चुनाव होता है, इसीलिए अपनी फिजा बनाने के लिए पंचायत में जीत के लिए सभी पार्टियां जान लगा देती हैं, लेकिन नतीजे हमेशा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही जाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 2 बार पंचायत में जीतने वाली पार्टियां विधानसभा चुनाव में हार गईं। साल 2016 में 59 जिलों में समाजवादी पार्टी अपना अध्यक्ष बना सकी थी, लेकिन 17 के विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार मिली। तो फिर इसे क्या सेमीफाइनल मानना ठीक रहेगा?
तो इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। जो तमाम आप मुद्दे सुन रहे थे इस रिपोर्ट में, आखिर इसके क्या मायने मतलब हैं, और जो लोग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बड़ी बड़ी बधाइयां, बहुत सारी, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होने पर। हमारे साथ जो मेहमान हैं एक एक करके मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं। उन्नाव से शकुन सिंह हैं, सीतापुर से श्रद्धा सागर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रायबरेली से रंजना चौधरी जी हैं, बरेली से रश्मि पटेल जी हमारे साथ हैं, और बदायूं से वर्षा यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। संभल से डॉक्टर अनामिका यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक बार फिर से आप लोगों को बधाई। और अनामिका जी, आप ही से मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो जीत मिली है, आप लोग इसे किस तरह से देख रही हैं? चूंकि जो लिस्ट मेरे पास है, 67 जो जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के इस बार चुने गए हैं, 42 उसमें महिलाएं हैं। ये जीत महिला शक्ति की जीत है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकास के कार्य हैं उनके प्रति भी जनता का विश्वास है, ये उसकी जीत है जी। इसका कुछ खास अर्थ निकाला जाए क्या? विकास का कार्य माननीय योगी जी, इसका अर्थ यह है कि अब विकास होगा, विकास हो रहा है, विकास के पथ पर हम अग्रसर रहेंगे। पिछले 10 सालों से संभल में जो है सपा का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, लेकिन वो कोई खास विकास नहीं करवा पाया, जनता यहाँ की त्रस्त थी। और जो हमारे सदन के सदस्य हैं उन्होंने हमें समर्थन दिया, क्योंकि वो विकास चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि हमारा विकास पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा तथा पढ़ी लिखी पार्टी के द्वारा ही संभव हो सकता है, जो निष्पक्षता के साथ, समरसता के साथ और समानता के साथ कार्य करती है, सबको साथ लेकर चलने का कार्य करती है। अच्छा, वर्षा यादव जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हूँ, यही सवाल आपसे भी, ये जो नतीजे हैं ये क्या इशारा करते हैं? देखिए, मेरा सवाल किस संदर्भ में, इसे समझिएगा। ये बीजेपी की जीत तो है, बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं जीती हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, 67 जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए उनमें 42 महिलाएं हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता कुछ खास संकेत दे रही है इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को निर्वाचित करके? इसमें सबसे पहला संकेत तो ये है कि मोदी जी की जो योजना है कि गरीबों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नीति को रखते हुए सारी, मतलब आप देखिए कि सारी लेडीज ही आगे आई है, और ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने जी। अच्छा, कोई ऐसा 2 काम बताइए जो आप करना चाहती हैं, आपको जब ये मौका मिला है, जो आपको लग रहा हो नहीं पाया। मुझे ये लगता है कि बदायूं में जहाँ पर जिस भी जिले में कोई कमी रही है उसे पूरा करना है, और नारी शक्ति को प्रोत्साहित करना है कि वो आगे आए और अपने आप को बिल्कुल भी किसी से भी कम नहीं समझे। रश्मि पटेल जी, यही सवाल आपसे, आप बरेली से निर्वाचित हुई, आपके एजेंडे में क्या है? ऐसा कोई 2 काम जो आपको लगता है कि आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है? सबसे प्राथमिकता है मेरी अपने शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा में मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जो भी मेरे उसमें अंडर में आएंगे मैं उसमें कार्य करूंगी। और योगी जी ने बहुत अच्छा सभी महिलाओं पे विश्वास जताया है, तो महिलाएं जितने अच्छे से घर संभालती हैं उतने अच्छे से अपना क्षेत्र भी संभालेंगी। ये मेरी पार्टी ने मुझ पर बहुत उम्मीद रखी है, मैं उस उम्मीद के साथ अपने कार्य का निर्वाह करूंगी और बहुत अच्छे से पूरा कार्यकाल संभालूंगी। मैं ये अपनी पार्टी को और अपनी जनता को सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझ पर ये जो विश्वास रखा, उस विश्वास को मैं कायम रखूँगी। बस यही मेरी नीति है, और जो भी मेरी महिलाओं में, जो भी मेरे अधिकार में आएगा, उनको मैं बाखूबी से, अभी शपथ ग्रहण होने दीजिए, जो भी मेरी चीज़ें आएंगी मैं उनको बहुत अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। नहीं, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि महिलाएं घर संभालती हैं और उसी तरीके से आप इलाके को भी संभालेंगी। ये सच बात भी है, और ऐसे में जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जीत कर आई हैं, तो वाकई में उम्मीद की जा रही है कि इस बार शायद कुछ बदलाव हो, जो कार्यशैली है खासतौर पर जिला पंचायत अध्यक्षों की, उसमें। सीतापुर से श्रद्धा सागर गुप्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका श्रद्धा जी। आपका क्या एजेंडा है, आप क्या करना चाहती हैं? 2 ऐसा कोई काम बताइए जो आपको लगता है कि अधूरा रह गया, आपकी सरकार भी नहीं कर पाई है, जो आप कर देंगी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद एक महिला हूँ। मैं एक महिला का अच्छे से दुख दर्द समझती हूँ,
मेरी प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर रहे। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य। हेलो जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी, मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार के लिए हमें काम करना है। वो इंडिपेंडेंट बने और आगे बढ़े। एक सशक्त महिला से ही एक सशक्त समाज का कल्याण, विकास होता है और हमें इसी नियम पे आगे बढ़ना है। कंधे से कंधा मिला के चलना है पुरुषों के साथ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। श्रद्धा जी, वैसे जरा मुझे ये भी बताइए कि यार राजनीति में आप कैसे आई? आपके लिए क्या प्रेरणा कौन है घर में? क्योंकि एक बात कही जाती है अपने देश में, एक मुहावरे की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो निकाय के चुनाव होते हैं लोकल बॉडीज के, वहां महिलाएं तो चुनकर आ जाती हैं, लेकिन दरअसल जो उनके पति होते हैं वही सब कुछ चला रहे होते हैं पर्दे के सामने से। जी, राजनीति में मेरे ससुर जी पहले से हैं। 2015 में मैं भी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। इस बार मुझे मौका मिला कि अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े और इसमें हमारी जीत दर्ज हुई है और आगे हमें सेवा करने का अवसर एक मिला है, जिसे हम बखूबी से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, और काम कौन सा करना चाहती हैं? कोई एक ऐसा काम बताइए जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी आपके इलाके के लिए होना चाहिए। जी, हमारा ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। वहाँ के दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके कल्याण के लिए हमें काम कर रहे हैं। उनको अपने राइट्स, अधिकार के बारे में जागरूकता नहीं है। सबसे पहले वो खुद ही स्वावलंबी बने, शिक्षित हो, उसी के बाद हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे पूरे जिले का विकास होगा, तभी हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी, वर्षा यादव जी, मुझे एक बात जरा बताइए। हमारी प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन से रहे। जी जी जी, वर्षा यादव जी, आप बदायूं से जीती हैं। जरा मुझे ये बताएं कि क्या ये माना जाए, जो नतीजे आए हैं, इसका एक संकेत हम ये मान सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ हैं? चूंकि एक बार फिर से मैं आंकड़ा रख रहा हूं, 42 महिलाएं, जो 67 में से 42 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए बीजेपी की तरफ से, उसमें 42 महिलाएं हैं। वर्षा जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी जी, मैंने आपसे हाँ, आपसे मैंने वही सवाल पूछा। मैंने कहा कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं जीती हैं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव। क्या इसका एक संकेत हम निकाल सकते हैं? क्या इसका एक अर्थ ये हो सकता है कि महिलाएं ज्यादा संख्या में बीजेपी के साथ हैं, या इस चुनाव को ना जोड़कर देखें उस तरीके से? हाँ जी, महिलाएं बीजेपी के साथ है। महिलाएं, भाजपा ने जो महिलाओं पे भरोसा दिखाया है, अब सारी महिलाओं का ये फर्ज बनता है कि वो उस पे ना खरे उतरे। ये कैसे कीजिएगा? सभी महिलाओं को विधानसभा चुनाव तक साथ रखिएगा? कैसे संभव हो पाएगा? अब वो कल की कल देखी जाएगी। अभी हम आज की बात करते हैं ना, कल के लिए क्यों दौड़ लगानी है हमें? लेकिन राजनीति में बहुत दूर तक सोचनी पड़ती है। वैसे रायबरेली से हमारे साथ अगर रंजना चौधरी जी भी जुड़ गई हो। रंजना जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? शकुन सिंह जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, सुन पा रही हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप उन्नाव से जीती हैं। नतीजे जो हैं ये क्या बताते हैं और आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आपका क्या एजेंडा रहेगा आने वाले दिनों में? क्या करना चाहती है जनता के लिए आप? अभी तो जनता के लिए मैं जो विकास आया हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व से, जो हमारे उन्नाव ज़िले के लिए जो कार्य संशोधित हुए थे, उनमें मैं उनको पूर्ण रूप से करने का सबको सहयोग प्राप्त कराऊंगी, खासकर महिलाओं को। और जिन महिलाओं जैसे कि अपने बच्चों को भी नहीं स्कूल है और महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, मैं उसके लिए मैं पूरा सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे उन्नाव ज़िले में इसकी पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था हो सके, जिससे हमारे क्षेत्र की महिलाएं और खासकर लड़कियां जो हैं
पढ़ाई नहीं कर पाती हैं दूर जा कर के। तो मैं आगे भी सरकार से चाहूँगी, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई है तो कोई स्कूल है, कॉलेज है, जैसे पास में नहीं हो तो वहाँ हो, ताकि लड़कियाँ पढ़ लिख के शिक्षित बने। और महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ही अस्पताल है या उनकी हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था की मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी। जो मेरे योजनाओं में आती रहेंगी मैं उनको पूर्ण रूप से सबका सहयोग प्रदान करने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। जी चलिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, राजनीतिक मसलों पर आप लोगों से मैं इसलिए अभी बात नहीं कर रहा हूं, सवाल तो कई हैं, क्योंकि हमारे साथ किसी दूसरे दल के नुमाइंदे हैं नहीं जो आपके सवालों के जवाब दें या फिर वो कुछ सवाल पूछे तो मैं आपसे उसका जवाब लूं। तो मैं चाहूंगा आप लोगों की कहानी ही जान लेते हैं जरा, आप लोगों का संघर्ष कैसा रहा। महिलाएं जब राजनीति में आती हैं तो उनके लिए चीजें कितनी आसान या मुश्किल होती हैं। रश्मि पटेल जी, अब आपके पास में आना चाहूंगा, कैसे आखिर राजनीति में आ पाई? क्या इसके लिए कोई मोटिवेशन है या फिर आपको कहा गया परिवार में कि आप सामने से चुनाव लड़िए, बाकी हम लोग देख लेंगे, कुछ ऐसा मामला है? नहीं, राजनीति मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। मेरे फादर 6 बार विधायक रहे हैं, मेरे ससुर जी, अनभिज्ञ नहीं हूँ मैं। मेरे ससुर मेयर हैं, बरेली के रहे हैं, मेरे विधायक रहे हैं मेरे ससुर। तो मुझे दोनों परिवारों से राजनीति विरासत में मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इन सारी चीज़ों से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ, ये चीज़ें हैं इसलिए। जी, तो आपका मतलब क्या इरादा था कि राजनीति में आके क्या करना है? कुछ ऐसा कभी आपने सोचा था, कुछ प्लान आपने बनाया था? देखिए, जनता की सेवा जो होती है वो मेरा एक अंदर हमेशा से रहा है, सॉफ्ट हार्टेड। तो फिर जनता की सेवा यही मेरा एक लक्ष्य है। मैं अपने जो बरेली की जनता है, जो मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, मैं उसकी अच्छे से अच्छे जो भी कार्य मेरे उसमें आए तो मैं उनको बहुत अच्छे से निर्वाह करूं। और यही आशा है, सारी चीज़ें मैं अपना 100% दूं। मोदी जी देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने महिलाओं को जी चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि विपक्षी दल के नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की मदद से ये चुनाव जीता गया है। ये समाजवादी पार्टी का भी आरोप है, कांग्रेस की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं कह दूं, चूंकि उन पार्टी के नेता हमारे साथ अभी नहीं है इस चर्चा में। हाँ, क्या बोलिए? हाँ, बोल लीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर, आरोप प्रत्यारोप, हाँ जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, बट ये हमारी मेहनत का ही जो फल है जो है आज। और मेरी पार्टी ने योगी जी, माननीय योगी जी ने कार्य किए हैं, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। आप कोविड में देखिए, योगी जी निरंतर हर क्षेत्र में जाते रहे। उनकी आप ये चीज़ देखिए, कोविड इतना पीक पॉइंट पे था, तब भी योगी जी हर जिले में गए हैं, पर्सनल गए हैं। तो आप उस व्यक्ति को देखिए जो सब अपने घरों में बंद थे, एक बंदा आके अपना पूरा आप देख रहा है, तो उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कोविड की जो दूसरी लहर थी कोरोना की लेकिन जो दूसरी लहर थी उसमें तो बड़ा नुकसान हुआ है। लोग त्राहिमाम थे, त्रस्त थे, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अस्पतालों में बहुत बुरी हालत थी। खैर छोड़िए, उस पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं श्रद्धा सागर गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। श्रद्धा जी, राजनीति में आना एक महिला के लिए क्या आसान होता है या मुश्किल है राजनीति की? जी, ये आसान मेरे लिए तो था, क्योंकि मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई है जो राजनीतिक के लिए बना है। अच्छा। मेरे ससुर जी 20 साल से इसी क्षेत्र में हैं, पर मेरा कभी देश की सेवा करने का मेरा उद्देश्य हमेशा से रहा। मैं हमेशा से एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, जो किसी कारणवश मैं नहीं बन पाई। पर एक ये मुझे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं उस तरीके से नहीं तो राजनीति में आके अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत से पढ़े लिखे शिक्षित यूथ हैं जो बहुत दूर रहना चाहते हैं राजनीति से। पर मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो भी इधर आए, इस फील्ड में जुड़े, तो जो भी हमारी राजनीति के लिए इतना बुरा भला कहा जाता है, वैसी सब लोगों की विचारधारणा नहीं रहेगी फिर। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वाकई में अच्छे लोग और आएंगे राजनीति में तो राजनीति और बेहतर होगी, और राजनीति बेहतर होगी तो जनता की भी इसमें भलाई है। मेरे साथ अब सपना सिंह भी जुड़ गई हैं। आप गाजीपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं और मेरे साथ श्रद्धा जी भी जुड़ी हुई हैं। सपना जी, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगा और
जरा ये बताइए, आपकी अपनी किस तरीके की संघर्ष गाथा है, किस तरह से यहां तक आप पहुंची और क्या करना चाहती हैं आने वाले दिनों में आप? जी बहुत ही लंबा संघर्ष रहा और स्टार्टिंग से लेके अभी तक जिला पंचायत सदस्य होने के बाद, और फिर उसमें मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, तब जाके मैं कहीं सदस्य सीट पार कर चुकी। उसके बाद फिर अध्यक्ष का वो आया, जिसमें मुझे पूरे जितने भी मेरे जिला पंचायत सदस्य जी हैं, सब लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, संगठित करके अपने आप को उन्होंने मुझे वोट दिया अपना। जी, आपके परिवार में भी राजनीति में हैं लोग? मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जी, सपना जी? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे अपने ससुर जी हैं मेरे। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। हेलो, हाँ जी जी, राजनीतिक क्षेत्र में मेरे ससुर जी, मेरे जेठ, खुद मेरे हस्बैंड बहुत पहले से हैं। आज उन्हें आगे काम करने का मौका मिला है। मुझे ये सीट बहुत ज़रूरी थी। वैसे तो वो लोग समाज में बहुत काम करते थे, पर एक हमें ज़रूरत थी एक कुर्सी की, जो कि योगी जी की मदद से आज उन्होंने हम पे भरोसा करके दिया। तो हम उनके भरोसे पे कायम रहेंगे, उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। जितनी हो सकेगी हम पूरा अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे। करना क्या चाहती हैं आप? मतलब ठीक है, कुर्सी तो मिल गई, लेकिन क्या करना चाह रही हैं आप? अब जिला पंचायत अध्यक्ष आप बन गई हैं। जी, कुर्सी मिलने का मतलब हमें पूरे अपने क्षेत्र, जहाँ से पहले मैं सदस्य हुई, मैं उस क्षेत्र का विकास करना चाहूँगी। और उसके बाद जहाँ मैं गाजीपुर जिला की अध्यक्ष बनी हूँ, मैं अपने ज़िले पे ही काफ़ी काम करना चाहूँगी। मुझे काम करना है और नहीं वो काम तो आपको करना है, लेकिन बतौर सदस्य निर्वाह करूँगी। सपना जी, बतौर सदस्य आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको लगता है कि यादगार काम है, जो आपसे पहले लोग वहाँ नहीं कर पाए थे, या फिर जब आपको अब ये मौका मिला है तो क्या करना चाह रही हैं? काम तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ तो होगी आपके दिमाग में। जी, बहुत से दिमाग में मेरे काम चल रहे हैं। अभी तो हम कल ही वो अध्यक्ष पद पे बैठे हैं। हमें हमारी तरफ से जितना भी बन सके हम करेंगे। अच्छा, मतलब अभी आपने तय किया नहीं है कि क्या करेंगी? काफी योजनाएं हमने बनाई हुई हैं। ठीक है। श्रद्धा जी, हमने तय नहीं किया है। हाँ। और मैं काफी योजनाएं बना रही हूँ। ठीक है। अच्छा श्रद्धा जी, मुझे एक बात बताइए। ठीक है सपना जी, आपकी बात हो गई, मैं आपके पास आता हूँ। उससे पहले जरा श्रद्धा जी का हम रुख करना चाहेंगे। श्रद्धा सागर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीतापुर से। श्रद्धा जी, आप तमाम लोगों से जो मेरी बातचीत हो रही है, उसमें एक बात जो मुझे बड़ी कॉमन सी नजर आ रही है, ऐसा क्यों है कि आप सभी लोगों के घर में कोई ना कोई राजनीति में है? क्या यह माना जाए कि अभी भी महिलाएं इसी तरीके से राजनीति में आ रही हैं कि कहीं से उन्हें जब सहारा मिल रहा है तब यहां पहुंच रही हैं, या अपना रास्ता वो खुद तय कर सकती हैं राजनीति की दुनिया में? जी एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं तो ये मिल रहा है, पर हम लोग भी इसमें इच्छुक हैं, तभी हम आगे बढ़ के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार का हमारे पास बैकअप है इसलिए हम आगे आ रहे हैं। हमें फैमिली का सपोर्ट है, हम खुद अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमारे में खुद में कुछ करने की जागरूकता है, इसी वजह से हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, मैं जो ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना हमारा जो देश है उसमें मैं बताना चाहती हूँ कि हम भी बिल्कुल वही उसी तरफ मैं जा रहा हूँ, दिखाना चाहते हैं ये। हाँ, मेरे सवाल का संदर्भ यही था, कॉन्टेक्स्ट भी यही था। चूंकि ये जो निकाय के चुनाव होते हैं, अमूमन हमने देखा है कई इस तरह के वाकये सामने आते हैं जब लोकल बॉडीज के चुनाव के बाद महिलाएं जीत कर तो आती हैं, लेकिन दरअसल उनके जो पति होते हैं वही एक तरीके से उस कुर्सी पर बैठे होते हैं और पर्दे के पीछे से सब कुछ वो चला रहे होते हैं। जी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पति हमारे सपोर्ट में है, हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि वो हमारा काम हमारी कुर्सी चलाएंगे। यहाँ पे जो होलसोल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अपने दायित्व हम खुद ही अपने आप से अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम अपना घर परिवार भी अच्छे से चला सकते हैं और हम क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करके देंगे। ये आप खुद भी देखेंगे 5 साल के अंदर। जी, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। और दरअसल ये हकीकत भी है, जो महिलाएं पूरे घर को चला रही हैं, उन्हें जब मौका मिलता है राजनीति में, उन्हें जब अपना उनका स्पेस मिलता है, उनकी जगह मिलती है, वाकई वो सब कुछ कर सकती हैं, पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं।
आप करना क्या चाहती हैं? 2-3 कुछ ऐसे काम आपके दिमाग में हैं जो अपने इलाके के लिए आप चाह रही हैं कि ये हो, आपके हाथ से हो जाए? जी, हमारे यहाँ ना हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बेसिकली जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको बहुत दूर दूर चल के आना पड़ता है। गांजर क्षेत्र है, वहाँ पे विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वहाँ पे डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ें उनको मिलती नहीं हैं। अगर हॉस्पिटल से तो डॉक्टर्स ऑन टाइम ड्यूटी नहीं देते हैं। इसी वजह से हमारे बहुत मासूम बच्चे कई बार थोड़ी सी परेशानी की वजह से बड़े बड़े हादसों के शिकार बन जाते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा कि हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हो। तो अगर इतनी बदहाली है तो इसके लिए फिर गुनहगार कौन है? ये तो हमारे पहले के जो कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी की नहीं बात कर रही हो, ये हमको 20 साल बाद मौका मिला है कि हम बीजेपी 2000 में आई थी और ये हमारे पूरे 21 में अभी दोबारा से हमें जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी मिली है। अब ये जो इतना ड्यूरेशन रहा है वो पुरानी सरकार की वजह से ऐसा हुआ है। अब हमारे 5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन राज्य में आप ही की सरकार है, केंद्र में भी आप ही लोगों की सरकार है। चलिए खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूं। सपना सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सपना जी, आपके इलाके में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो पाया, आप करना चाह रही हैं इस कुर्सी पर बैठने के बाद? हमारे इलाके में एक्चुअली हमारे क्षेत्र में इतने सारे काम है जहाँ पे रोड नहीं है। बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जो हमने सदस्य के दौरान देखी हैं गांव में जाने के बाद। तो हम उस पर ज़्यादा कार्य करना चाहते हैं अपने गांव क्षेत्र में। ठीक है जी, वहाँ पे शौचालय, ऐसे बहुत सी दिक्कतें हैं जिसका सामना वहाँ महिलाओं को करना पड़ता है। तो हमने उसके बारे में भी योजनाएं बनाई है कि हम ये सब काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादातर गांव इलाके में। जी, चलिए, बड़ी अच्छी बात है आप ऐसा करें जो आप कह रही हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा जनता के लिए भी। फर्रुखाबाद से हमारे साथ मोनिका जी भी जुड़ गई हैं। मोनिका जी भी इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं, निर्वाचित हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मोनिका जी और बधाई आपको। थैंक यू सो मच। एजेंडे में सबसे ऊपर क्या है, क्या करना चाह रही हैं आप इस कुर्सी पर बैठने के बाद? इस कुर्सी पे बैठने के बाद, चार्ज लेने के बाद डेफिनेटली इसका डेवलपमेंट प्रायोरिटी है हमारी। जो हम जीत के यहाँ पर आए हैं इतने लोगों के सहयोग के, सबके जनता के साथ तो हम जो है पूरी तरीके जो है डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। जो चीज़ें नहीं हुई हैं, जो चीज़ अभी भी बाकी है, होनी है, बहुत कुछ है जो हमें करना है अपने ज़िले के लिए, वो सारी चीज़ों पे हमारा फोकस है और उससे हम प्लान ऑलरेडी बनाएंगे और बहुत जल्दी उस चीज़ को शेयर भी करेंगे। आप निर्दलीय चुनकर आई हैं अगर मैं सही हूं तो? हाँ जी, मैं निर्दलीय प्रत्याशी चुन के आई हूँ। बीजेपी का समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट था। जी 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 जी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ठीक है अब आपका निर्वाचन हो गया, ये सारी चीजें हैं, आप कह रही हैं कि आपके एजेंडे में ये सारा काम है जो आपको करना है, लेकिन ये कैसे आप करेंगे? आपको लगता है कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष ये सारे काम, विकास के काम जो आप कह रही हैं, कर सकता है, या उसको और भी चीजें मिलनी चाहिए, उनके हाथ में और भी ताकत आनी चाहिए? हम हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। हम इस चीज़ से शुरू नहीं कर सकते कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते। हम बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी दिमाग में हैं, जो इतने टाइम से हम जनता के साथ हैं, उनकी समस्या हमने खुद देखी है, खुद समझी है, सुनी है उन लोगों से, तो हमें पता है कि हमें किन चीज़ों में सबसे पहले प्रायोरिटी के बेसिस पे करना है, तो हम उन चीज़ों पे वर्क करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। आप मोनिका जी वैसे राजनीति में कैसे आई? क्या आपके परिवार में भी कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं, वहाँ से एक रास्ता बना? हाँ जी, हमारे जो है ग्रैंडफादर, हमारे पापा, हमारे भाई, सारे लोग हमारे राजनीति में हैं। तो ऑलरेडी हमने बचपन से इस चीज़ को देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने जनता की सेवा की है ईमानदारी के साथ, और बहुत ही तरीके जमीनी जुड़ के की है उन्होंने। जी ठीक है। अब श्रद्धा जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौट रहा हूं, और आप जब बातचीत हो रही थी उस दरमियान आप कह रही थी कि हेल्थ के क्षेत्र में या बाकी और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज़्यादा काम होने की आवश्यकता है, जो कि आप करेंगी। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? आपको लगता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर आपके अधिकार क्षेत्र में इतनी चीज़ें आती हैं, या फिर आपके दिमाग में कुछ और भी है कि आप बात करेंगे इस बारे में राज्य सरकार से या जहां से भी मदद की आवश्यकता होगी?
डेफिनेटली हमें सरकार की मदद की ज़रूरत होगी, पूरी होगी, जितनी होगी हमारे उसमें हम सब कुछ करेंगे और सारे प्रयास करेंगे। सरकार ने हमें इतना सहयोग किया है तो आगे भी सहयोग रहेगा हमारे जिले के लिए। सारे चीज़ें जो चीज़ है अच्छी के लिए हम सब काम कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को प्रपोज करेंगे आगे कि हमें और क्या चाहिए जिले के लिए और उस चीज़ में हम काम करेंगे। अच्छा, क्या एक महिला के लिए, आप सभी लोगों से मेरा सवाल है और श्रद्धा जी पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर बाकी लोगों के पास भी मैं जाता हूं। क्या एक महिला के लिए राजनीति की राह बड़ी मुश्किल होती है? दो फ्रंट पे एक तरीके से उसे संभालना पड़ता है, काम करना पड़ता है, घर भी संभालना है, दूसरी तरफ आप जब राजनीति में आती हैं, सार्वजनिक जीवन में, तो आपका दायरा और ज्यादा बढ़ जाता है, कई लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना। क्या थोड़ी दिक्कत आती है? पुरुषों की तुलना में ज्यादा दिक्कत आती है महिलाओं को? जी बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, सबके लिए समान 24 घंटे बराबर होते हैं। बस हमें अपनी प्रायोरिटी पहले सिलेक्ट करनी है कि घर के लिए हमारे कितना टाइम निकालना है, बाकी हमें अपने दायित्व जो सौंप रखे हैं उसको हम बखूबी से निभाएं। ऑफिस का काम हो चाहे हमारे समाज सेवा, सबके लिए हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हमें एक अच्छे से कमेटी फॉर्म करनी है। सब कुछ एक सिस्टमैटिक प्लान पे चलेगा तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जी सपना जी, हम सबको अच्छी तरीके से हाँ जी, यही सवाल आपसे भी। जी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सरकार की कि जिन्होंने हम महिलाओं को ये मौका दिया है कि हम भी खुलकर सामने आए, चाहे वो राजनीतिक हो या और कोई भी मैदान हो, जिससे ऐसी कोई बात नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। हम पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं है और हम ये करके दिखाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना घर, अपने बच्चे, अपने क्षेत्र, हर चीज़ अच्छे से संभाल सकते हैं। जी जी, एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है जी। मोनिका जी, पूरी दुनिया चला सकती है कल को हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मोनिका जी, यही सवाल आपसे भी है और मेरा कॉन्टेक्स्ट सवाल का थोड़ा आप समझिए। मैं इस संदर्भ में सवाल पूछ रहा हूँ कि दरअसल भारत में जो ढांचा बना हुआ है उसके हिसाब से जो हमारे समाज का ढांचा है, महिलाओं को घर भी संभालना है, बाहर भी अगर आप राजनीति में आती हैं, सार्वजनिक जीवन में, तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। तो क्या पुरुषों की तुलना में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है? ऐसा कुछ है? नहीं लगता, मैंने ऐसी चीज कोई फेस नहीं की, बिकॉज अगर इवन जो फीमेल्स जितना भी एफर्ट्स करें और जितना करना चाहें डेफिनेटली कर सकती हैं। जो मुश्किलें आती हैं उसके लिए भी आपको जो है तैयार रहना चाहिए, अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि अगर आपको जिस अच्छी डायरेक्शन में काम करना है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, सबको इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं, इश्यूज हर जगह, लेकिन हर महिला के लिए यही स्थिति है क्या? टैकल किस तरीके से मोनिका जी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। मोनिका जी, क्या हर महिला के लिए यही स्थिति है कि आप तमाम लोगों को राजनीति जो सियासत है वो विरासत में मिली है, लेकिन एक जो आम महिला है उसके संदर्भ में ये सवाल है मेरा, क्या उनके लिए भी राह इतनी आसान होती है राजनीति की? घर भी संभालना और फिर बाहर सार्वजनिक जीवन में आना। देखिए, आप ये चीज कह रहे हैं कि विरासत में मिली है, विरासत में मिल कहने के लिए होता है हमने मेहनत की है, हमारे परिवार ने जो भी राजनीति जब से हम कर रहे हैं तब से जो है मेहनत की है हमने। और मैं जो हूँ आज भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जब लड़ी हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मेरा कितना संघर्ष रहा होगा, कितना स्ट्रगल रहा होगा इस चीज में, जब मैं जो हूँ एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट करा मैंने इलेक्शन। जी, हमारे साथ स्वप्निल वरुण भी जुड़ गई हैं। आप कानपुर शहर से निर्वाचित होकर आई हैं। स्वप्निल वरुण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत और आपको ढेर सारी बधाइयां भी। और यही सवाल आपसे भी है, बाकी लोगों से जो मैं पूछ रहा था कि आपके एजेंडे में सबसे ऊपर क्या है, क्या करना चाहती हैं आप? देखिए, अभी तक तो ऐसा हुआ है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनमें जिला पंचायत क्षेत्र के लिए जो भी काम हुए हैं उनमें भ्रष्टाचार इतना अधिक था कि वो पूर्णतः हो नहीं पाए। और जैसे सरकार आई गई, लेकिन जो धन जिला पंचायत क्षेत्र के लिए आया है वो पूर्णतः विकास पे नहीं खर्च हो पाया। ऊपर से अगर 10 रुपया चला है तो वो नीचे आते आते 1 रुपया ही बचा है, जिसकी वजह से जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनमें पूरी तरह से सारे कार्य जो विकास के लिए हैं हो नहीं पाते। और हमारा जो एक निचले पायदान पे बैठा व्यक्ति है वो पूर्णतः सरकार का फायदा या जो विकास के लिए लाए गए योजनाएं हैं पूरी उनको नहीं मिल पाती। अच्छा, मेरा एजेंडा यही रहेगा कि पहले तो हम उन सभी विकास कार्यों पे जोर करें लगाएं और ऊपर से आने वाले धन को पूर्णतः योग। हाँ, लेकिन एक बात बताइए ना मुझे, एक बात बताइए कि आप बीजेपी से मेरे ख्याल से चुनकर आई हैं, है ना? जी, बीजेपी की तो सरकार है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, फिर आप ये बात क्यों कह रही हैं कि वो पैसा जो विकास का चलता है वहां से पहुंच नहीं पाता जनता तक? ये मैं पिछली जो सरकारें रही हैं उनके लिए कह रही हूँ।
क्योंकि सपा का शासन जब भी रहा है तो जिला क्षेत्र में पंचायत में जो भी काम हुए हैं वो पूर्णतया ना के बराबर हैं और क्षेत्र में आज भी विकास नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। हर्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और ढेर सारी बधाइयां। आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। आप क्या आगे करना चाहती हैं, क्या है आपके एजेंडे में? हर्षिता जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? दोबारा हम हर्षिता जी से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। श्रद्धा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं एक बार फिर से। मुझे थोड़ा ये बताइए, और आप सभी लोगों से मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, जो उनका जो काम का जो दायरा है उसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, या फिर फंड वगैरह और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि और बेहतर काम हो पाए उनके इलाके के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे अभी की ड्यूटीज़ है, जो हमारे पहले के अभी काम बाकी रह गए हैं, पहले तो हम उन्हें अच्छे से कंप्लीट करें, और जो भी अब आने वाले टाइम पे हमारे सामने जो जो प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, या हमें लगता है कि हमारे को किसी नए काम को शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो हम अपने स्तर तक अगर नहीं कर पाते हैं तो हम आगे भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे क्षेत्र को इसकी ज़रूरत है, तो वो हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं भी। नारी शक्ति को सलाम। आप बड़ी संख्या में जीत कर आई हैं तो उसका फायदा जनता को भी मिले, महिलाओं को खास तौर पर मिले, यही उम्मीद हम लोग करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।